हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम कृतिका है। दिस इज़ O2IS अकेडमी और आज बहुत ही दिन के बाद में हम लोग हिमाचल के करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं आया है, लेकिन आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें हम अक्टूबर में हुए जितने भी इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम के लिए, उनको देखेंगे। एक तो है जो आपके कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं, एक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, जैसे कि हिमाचल में हाथी आए हैं, तो हाथी के साथ में ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। स्नो लेपर्ड्स की का एक असेसमेंट है, उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद में कुछ और भी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज है, ड्रोन पॉलिसी, वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। तो ज़रूर जो है इसे देखेगा। हिमाचल में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है तो उसके जो मैगज़ीन है, मंथली मैगज़ीन, वो भी पब्लिश होती है, जो टेलीग्राम पर जाती है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर जाती है। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। पहले हम लोग इसको वीकली करते थे, अभी मंथली कर दिया है, बिकॉज न्यूज़, स्टेट की न्यूज़ थोड़ी कम रहती है। अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो हम लोग वीकली भी कर लिया करेंगे। तो अगर आपके कोई सवालात रहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मेंस आने वाला है, मेंस अगर आप देने वाले हो तो हम लोग ने अलग से एक चैनल बना के रखा है, तो वहाँ पर आपको वर्कबुक्स मिलती हैं। ये वर्कबुक्स के क्वेश्चन जो है वो संभाल के रखिएगा, आगे भी आंसर राइटिंग में ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी पहली न्यूज़ के साथ में। ये है बिलासपुर की एक महिला हैं, उनके बारे में। उनकी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिसमें से एक है वूहू, और ये जो वूहू है इसी के लिए इनको यहाँ पर एक अवार्ड भी दिया गया है। तो इनका नाम है कीर्ति चंदेल, ये बिलासपुर की रहने वाली हैं और इनका जो प्रोजेक्ट है वो है वूहू। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि एलेक्सा देखते हैं ना आपकी, एलेक्सा है, एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट्स, बस वैसा सा ही कुछ ये है। और उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में काम करने के लिए ही इनको यहाँ पर ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। किसने दिया? तो वो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इनके कुछ और कंपनीज भी है जिसमें से एक है स्पार्कल हेस। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि ताबो मोनेस्ट्री में एक बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए एक सेंटर बनाना है। जो न्यूज़ है वो खुद पढ़ लेनी है, आसान भाषा में बताती हूँ कैसे क्या बात कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली कुछ साल पहले एक सेंटर ने और स्टेट ने मिलकर बात की कि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पर बुद्धिज़्म के कल्चर को, उनकी फ़िलॉसफी को, जो भी सारी के सारा उनका एक मान्यता है, इंक्लूडिंग द हिस्ट्री, उसके लिए ना एक सेंटर होना चाहिए जहाँ पर वो सारी चीज़ें पढ़ाई जा सके, स्टूडेंट्स हों, उसके अलावा उसको शोकेस भी यहाँ पर किया जा सके। तो ये बात तो हो गई, लेकिन आगे इसमें कभी नहीं बढ़े। तो उसी के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने वो प्रपोजल जो है वो यहाँ पर डाला है। ये जो इंस्टीट्यूट है इसका नाम है एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बौद्ध दर्शन। तो यहाँ पर ये सेटअप किया जाएगा। अभी किया नहीं किया है, इसमें जो है प्लानिंग की गई है, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। इससे पहले भी 1983 में जो टेंजिन ग्यात्सो हैं, जो कि दलाई लामा हैं अभी, उन्होंने भी एक बुद्धिस्ट टेम्पल ताबो मोनेस्ट्री के अंदर यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। उसके अलावा ताबो मोनेस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो 996 AD में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। किसने किया था? उनका नाम था ये सुशोआद। तो करंट अफेयर्स के साथ में ना ये सारी चीज़ें भी रिवाइज होती रहती हैं। और क्यों जानते हैं हम लोग तो ताबो मोनेस्ट्री को? इसको कहा जाता है अजंता ऑफ हिमालयस। ठीक है। और आप बताएंगे मुझे कि एलोरा ऑफ हिमालयस किसको कहा जाता है। उसके अलावा इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो इंडिया है उसने प्रोटेक्टेड साइट भी यहाँ पर डिक्लेयर करके रखा है। ठीक है जी। तो इसी के साथ में अगेन हमारी एक न्यूज़ भी कवर हो गई, साथ साथ में हमने उसका जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो भी देख लिया। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हिमाचल प्रदेश ने एक्सपोर्ट जो है वो हटा दिया है सफ़ेदा और बैम्बू से। अब इसको भी आसान भाषा में देखेंगे। बेसिक आइडियाज देखो, हिमाचल जो है वो एक हिमालयन स्टेट है। मैं अक्सर ही एग्जांपल देती हूँ। ग्रीन फेलिंग जब हम लोग बोलते हैं, ग्रीन फेलिंग, ट्री फेलिंग, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग सुनते हो साउथ में कि वो जो आपका चंदन है उसकी खेती की जाती है। चंदन की खेती क्या होती है? छोटे सैपलिंग्स लगाए, फिर क्या हुआ, सैपलिंग्स जो है वो थोड़े बड़े हो गए, फिर वो एक फॉरेस्ट बन गया, फॉरेस्ट को जो है काटा गया, उसमें से पैसे आए, उसमें से फिर एक छोटा सा जो प्लॉट है या मतलब जो भी चंदन के प्लांट्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए, और इस तरीके से ये साइकिल बन जाता है, चाहे ये लंबा हो, 12 साल का हो, है ना। तो इस तरीके से, लेकिन हिमाचल में ये चीज़ अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? पहली बात, हिमालयाज़ हैं, यहाँ पर जो बैलेंस है ऊपर नीचे, वो सड़कें थोड़ी इधर से उधर काट दो तो भी ख़राब हो जाता है। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा लाइक
सिक्योर हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो साइंटिफिकली की जाती हैं, ऐसे ही प्लेन्स की तरह कुछ भी हर जगह नहीं किया जा सकता। तो इसी के लिए यहाँ पर इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि बिना परमिट के आप फॉरेस्ट का कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बाहर नहीं भेज सकते हो, इसमें हिमाचल गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम कर रही है। जैसे पिछले साल एचएस में क्वेश्चन जो है पूछा गया था, 2022 वाले में पूछा गया था, उसमें पूछा हुआ था कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि 3 ऐसे प्लांट्स जिनका जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उनको अलाउड किया है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, तो वो थे साल, खैर और चील। सार, खैर और चील, तो इनको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कि इनको काटा जा सकता है और बेचा जा सकता है। तो उसी में ये जो बैन था ये कुछ और से भी हट गया है कि इनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो है सफ़ेदा, पॉपुलर, बैम्बो और कुथ अगर आपको याद होगा तो मैंने ये भी बताया था कि हम लोग ने इसके लिए जीआई टैग की भी मांग की हुई है और इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ भी आती हैं। इनफैक्ट पिछले साल एक अवार्ड भी दिया गया था एक जूनियर साइंटिस्ट को जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया था कि ये कैंसर को भी क्योर करता है या उसमें बेटरमेंट यहाँ पर लेकर आता है। ठीक है, तो इन सब को जो है एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अगेन जो सारी की सारी चीज़ें इंडिया पे अप्लाई होती है हिमाचल में नहीं होती है। जैसे बैम्बू एक प्लांटेशन है, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट का जो भी प्रोडक्ट है वो सारा फॉरेस्ट या फिर स्टेट को ही बिलोंग करता है। उसमें यहाँ पर अगर छेड़छाड़ की जाए तो लाइक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो अभी इनको जो है अगर आप इनकी आगे एक्सपोर्ट इनको करना चाहते हो तो कर सकते हो, इंक्लूडिंग खैर, कत्था है आपका, फिर सीडार ऑयल है, इस तरीके की छोटी चीज़ें जितनी भी हैं। यहाँ पर जो हमारे अभी सीएम है वो कह रहे हैं कि नेशनल एक ट्रांजिट पास सिस्टम भी बनाया जाएगा कि जैसे ये जो परमिट लेना होता है, ई परमिट्स होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि कैसे क्या क्या लेके जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको ईजी, ये जो ऑपरेशन है काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए, इसके लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम भी बनाया जा सकता है। तो जैसे अगर आप सवाल लिख रहे हो, मेंस में लिख रहे हो, तो इस तरीके एग्जाम्पल देना जो है वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पर लेकर आएगा। इसका अगर आप मेंशन करते हैं कि किस तरीके से हम लोग ईजी कर सकते हैं, गवर्नेंस भी इससे ईजी होता है, एज वेल एज जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी यहाँ पर फ़ायदा होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। हिमाचल इज़ होम टू 75 स्नो लेपर्ड्स। इंस्टाग्राम तो सब लोग चलाते हैं, इंस्टाग्राम में बड़ी खूबसूरत, अगर आप अच्छे फोटोग्राफर्स को फॉलो करते हैं तो वो जब ये स्पीति किन्नौर इन एरियाज़ में होते हैं तो अक्सर यहाँ पर साइटिंग की जाती है स्नो लेपर्ड की। स्नो लेपर्ड हिमाचल का स्टेट एनिमल भी है। IUCN की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका वल्नरेबल कैटेगरी में यहाँ पर आता है। हिमाचल में जब हम बात कर रहे हैं तो कि यहाँ पर 75 करीब स्नो लेपर्ड्स हैं। अब हिमाचल में जब हम देखते हैं तो कहाँ कहाँ पर हैं, यूजुअली ये हमें हायर हिमालयाज़ में देखने को मिलते हैं क्योंकि इनका जो नेचर है वो शाई नेचर रहता है। ठीक है, तो ये एनिमल की जहाँ, ये ह्यूमंस की जहाँ पर सेटलमेंट्स होती हैं उनसे दूर रहते हैं, तो अक्सर हमें ट्रांस हिमालयाज़ में यहाँ जैसे रहते हैं, या फिर यहाँ पे क्या है आपकी किब्बर है, पिन है, ये वाले सारे एरियाज़ में हमें जो ये आपके स्नो लेपर्ड्स हैं ये देखने को मिलते हैं। इनको घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी यहाँ पर कहा जाता है। तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो घटती जा रही है और हमें पता है कि इकोलॉजी में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनवायरनमेंट में बैलेंस की बड़ी ज़रूरत रहती है। इसीलिए हम लोग चीता भी इतने, नमीबिया से हम लोग चीताज लेकर आए हैं। तो क्या ज़रूरत है इसकी? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब कोई भी एक स्पीशी गायब हो जाती है एनवायरनमेंट में से तो वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करती है बाकी स्पीशीज़ के लिए भी। तो यहाँ पर आपने एक येलोस्टोन की एक डॉक्यूमेंट्री देखना, वहाँ पर जो आपकी वुल्फ्स स्पीशी है वो गायब हो गई और वहाँ पर जो रिवर्स हैं उन्होंने अपना कोर्स चेंज कर दिया सारा का सारा, तो उनको फिर से जो वुल्फ्स हैं वहाँ पे उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ा, पूरा इकोलॉजी जो है वो चेंज होने लग पड़ा। तो सेम वे में हम लोग क्या कोशिश करते हैं, हमें एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। और ये जैसे ये स्नो लेपर्ड्स भी हैं तो ये गायब होते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो मैंने आपको बताया शाई नेचर के हैं, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स में से दूर रहते हैं, इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है क्योंकि हम लोग जो हैं धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहे हैं हायर हिमालयाज़ में भी। बाकी क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ये सारे के सारे यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं। हिमाचल में 73 है, बाकी इनकी और पॉपुलेशन भी है जो और कंट्रीज़ में भी है। ऊपर की तरफ हम लोग लद्दाख की तरफ जाते हैं, तिब्बत है, वहाँ पर है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो लाइक एक ऐसा भी टाइम था जब अच्छी खासी एक रेगुलेटिंग स्पीशी यहाँ पर होती थी, लेकिन अभी कम हो गए हैं। तो अगर एक भी ऐसे बूढ़ा सा भी स्नो लेपर्ड अगर कहीं पे साइट हो जाता है तो सब लोग, सारे टूरिस्ट पहुँच जाते हैं वहाँ पे और फिर अगेन जो है एनिमल जो है वो भाग जाता है, दूर चला जाता है एंड इनकी जो लाइक वहाँ पे रहने वाली पॉपुलेशन है वो भी मूव आउट कर जाती है। तो स्नो लेपर्ड जहाँ पर दिखता है, इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द हिमालयन इकोसिस्टम
तो इसे जो है यहाँ पर इंडिकेटर भी माना जाता है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक ये रिपोर्ट भी है जो बताती है कि किस तरीके से हमें यहाँ पर वो जो बैलेंस है वो क्रिएट करना है। स्पीति और पिन वैली में हम लोग ज़्यादा इनको यहाँ पर देखते हैं। बहुत सारे हम लोग प्रोजेक्ट्स भी चलाते हैं इसके लिए। उसके अलावा एक असेसमेंट रिपोर्ट भी आई थी, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ 2019। ये स्नो लेपर्ड डे के दिन यहाँ पर दी गई थी और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हमें इसकी पॉपुलेशन को ज़्यादा करना है। यहाँ पर जो बेसिक इसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे कैसे यहाँ पर मैनेज किया जा सकता है। डिफरेंट R&D विद द हेल्प ऑफ द साइंस एंड एवरीथिंग, अलग अलग इनको ट्रैक भी, क्योंकि ठीक है पॉपुलेशन है वो अलग चीज़ है, फिर इनको ट्रैक भी करना है। तो क्योंकि बहुत कम पॉपुलेशन बची है तो इसके लिए इनको ध्यान रखना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में ये यहाँ पर असेसमेंट रिपोर्ट बात कर रही है। नेक्स्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, टू एवर्ट द कॉन्फ्लिक्ट्स विद ह्यूमन, प्रोजेक्ट एलिफेंट टेक्स ऑफ इन द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले हमने पिछले साल देखा था कि कुछ जो 8 एलिफेंट हैं उनका हर्ड खुद ही चल के, ऐसा नहीं है कि इनको लेकर आए हैं, जैसे एनिमल्स को लेके भी आया जाता है, लेकिन ये जो है खुद ही यहाँ पर आपके ये है, कहाँ गया, ये है आपका सिम्बलवारा नेशनल पार्क, यहाँ पर आ गए। ठीक है। अब अगर हम लोग देखो जो ये न्यूज़ है ये किस चीज़ के बारे में बात करिए, ये बात करिए कि जो ह्यूमंस का और एलिफेंट्स का कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आपने अगर ये मूवी देखी होगी, इसको अवार्ड भी मिला था यहाँ पर, द एलिफेंट विस्परर्स। इसमें हमने देखा कि साउथ में इट्स वेरी कॉमन, साउथ में लोगों को हैंडल करना भी आता है, प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन उनका एक इकोसिस्टम है, उनको पता है कि जंगली हाथी जो आते हैं वो चीज़ें जैसे हमारे यहाँ पे लाइक सुअर हो गए, जंगली सुअर हो गए, या फिर बाघ है, मतलब है तो डेंजरस एनिमल्स ही, लेकिन लाइक एक इकोसिस्टम बना हुआ है, सालों साल से आदत है किस तरीके की कि हाँ पता है कि शाम को जो है जल्दी घर चले जाना है अगर बाघ जो है आसपास घूम रहा है, इस तरीके की चीज़ें हैं ना। वैसे ही साउथ में हाथियों को लेके है, लेकिन यहाँ पर ये अभी बहुत बड़ी नई चीज़ है। तो वहाँ पर हमें एनिमल और ह्यूमन का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको यहाँ पर कैसे मिनिमाइज करना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कॉरिडोर भी बनाने की बात की गई थी। जब मैंने लास्ट टाइम आपको ये न्यूज़ दिखाई थी कि ये जो आपका कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क है सिरमौर का, जिसे हम सिम्बलवारा नेशनल पार्क भी कहते हैं, वहाँ पर हाथी आए। यहाँ पर 3 आसपास जो है हम लोग 3 आपके नेशनल पार्क्स देखते हैं। यहाँ पर है आपका राजाजी नेशनल पार्क, यहाँ पर है सिम्बलवारा, और यहाँ पर आपकी कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो हरियाणा में आ जाती है। तो ये जो है एनिमल ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर मूव करते हैं, तो हमें इस तरीके का यहाँ पर इनके लिए कॉरिडोर बनाना है जहाँ पे ह्यूमंस के साथ में उनका जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगेन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको किस तरीके से आगे आना है और यहाँ पर बैलेंस जो है वो क्रिएट करना है, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले शायद ये किसी जो आपका अगेन खेत थे वहाँ पर आ गए, इन्होंने जो फसल है उसको तो ख़राब किया है, लेकिन वहाँ पे किसी की जान भी चली गई थी। तो इसी के लिए हम लोग डिफरेंट यहाँ पर चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे लोगों में अवेयरनेस लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोलर पावर का जो फेंसिंग है वो किया गया है, कैमरा ट्रैप्स जो है, नाइट विजन डिवाइसेस, ये सारे के सारे यहाँ पर वो किए गए हैं, इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि पता चलता रहे और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम से कम यहाँ पर रहे। सो इसी के बारे में जो है यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगेन प्री फैक्ट है, मनाली की एक महिला है जिनका नाम है कृष्णा ठाकुर। उन्होंने स्विट्जरलैंड की माउंट ब्रेटहॉर्न एक पीक है जिसको यहाँ पर कॉन्कर किया, उसके ऊपर वो वहाँ तक पहुँची। इससे पहले और भी बहुत सारी पीक्स हैं जहाँ पर जिसको इन्होंने क्लाइम किया है। आपकी यहाँ पर क्षितिधार पीक है और भी काफ़ी सारी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आगे, एक साइंस सेंटर खोलने की बात की जा रही है शोगी में। तो सबसे पहले हम लोग साइंस सेंटर क्यों खोलना चाहते होंगे? यहाँ पर हम लोग बच्चों में और स्पेशली मतलब यंग एज से हम उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि ये जो इतनी बड़ी सभ्यता है इंसानों की आगे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि साइंटिस्ट इसमें रहे हैं।
स्पेसिफिक वर्ड साइंटिस्ट नहीं है जिसने व्हील का आविष्कार, जिसने एक पहिए का आविष्कार किया, आग का आविष्कार, वो साइंटिस्ट थोड़ी ना कहलाए, लेकिन एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है उन्होंने उनको हेल्प किया आगे किसी भी चीज़ को इवॉल्व करने में, इन्वेंट करने में। तो उसी के लिए हम लोग इस तरीके की डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेते हैं, जहाँ पर आप स्कूल में भी पढ़ते हो साइंस, देन आगे आके भी जो साइंस है, लाइक इट्स अ मिक्स ऑफ अदर द आर्ट्स इन दी साइंस, वो हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो बस उसी के लिए एक साइंस लर्निंग सेंटर एंड क्रिएटिविटी खोला गया है शोगी में, तो उसको यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। इसमें बड़ी सारी इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स हैं, थीमेटिक गैलरीज हैं, यानी कि अलग अलग साइंस से रिलेटेड ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि बच्चों को एंगेज कर सकती हैं और करती हैं। ठीक है, ये एक जॉइंट एंडेवर है हिमकॉस्ट का। हिमकॉस्ट क्या है? हिमाचल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये वही है जो जीआई टैग भर के देते हैं बहुत सारे लोगों को। एंड नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, तो म्यूजियम हो गया एंड अदर एक्टिविटीज़ जो है, एज वेल एज जो लीडिंग साइंटिस्ट रहे हैं उनके बारे में उन्होंने क्या क्या अकम्प्लिश किया है और इस तरीके की एक्टिविटीज़ वहाँ पर रखी गई। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आगे कुल्लू के दशहरे के बारे में। सो हमने कुल्लू का दशहरा मनाया, ये मैं आपको हर साल बताती हूँ, इस साल भी फिर से बताऊँगी। तो कुल्लू का जो दशहरा है वो एक इंटरनेशनल फेयर है जो कि 7 दिन के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ये इसकी शुरुआत हुई थी बहुत साल पहले 1651 एडी में, जब यहाँ पर जो राजा रूल किया करते थे उनका नाम था जगत सिंह। ठीक है जी, तो ये जो जगत सिंह थे ये यहाँ पर रूल करते थे। और यहाँ पर एक बात आती है कि पास में एक जो साधु हैं वो रहते हैं जिनके पास में बहुत सारे मोती हैं। अब जो जगत सिंह हैं वो उनसे वो मांगते हैं। तो जगत सिंह ने वो जब भी मांगे तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप आगे जा रहे हो तो आप आते हुए ले लेना। लेकिन जब वो वापस आए तो वो जो साधु थे उन्होंने खुद को और खुद की कुटिया को आग लगा ली थी। तो पता चला कि वो जो मोती थे वो ज्ञान के मोती की बात कर रहे थे, ना कि एक्चुअल मोती की। तो अब इसी दौरान क्या हुआ कि अब राजा जी घर आए, राजा जी को हर जगह जो है खून दिखने लगा और कीड़े मकोड़े दिखने लगे, खाना पीना सोना सब कुछ जो है वहाँ पर बंद हो गया। अब ये जो स्टोरी है इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से सुनाई हो सकती है। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ कि हुआ क्या। राजा जी को जो ठीक नहीं लगा और उनको जो कुल पुरोहित है उन्होंने बताया कि आपको तो यहाँ पे जो है रघुनाथ जी को लाना पड़ेगा। रघुनाथ जी को लेने के लिए गए दामोदर दास जी उनको चोरी करके वहाँ से ले आए। मेरे को बड़ी खूबसूरत चीज़ें लगती है ना ये कि भगवान जी को जिनके पास में सब कुछ है उनको हम लोग लेकर आए। फिर बीच में जो है वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उनको पकड़ लिया, लेकिन जब वो उनको रघुनाथ जी को उठाते तो वो जब वहाँ को पीछे जाने लगते तो वो जाते ही नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि वो जो है कुल्लू आना चाहते हैं। उसके बाद में कुल्लू की गद्दी पर जो बैठे उनका नाम रघुनाथ जी है और उन्हीं को जो है रूलर माना जाता है कुल्लू स्टेट का। ठीक है जी, तो वहाँ पर ये जहाँ पर उनका मंदिर है वहाँ से ये ढालपुर ग्राउंड में इस तरीके से जो रथ यात्रा है वो निकाली जाती है। लाखों लोग आते हैं उस रथ को खींचने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। 7 दिन तक बहुत सारे देवी देवता आते हैं, उनकी आरती होती है, उनको सजाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, उनको भोग लगाए जाते हैं। सारे देवी देवता रघुनाथ जी से मिलने के लिए आते हैं। ये आ गया आपका कल्चरल एस्पेक्ट। फिर आता है वो वाला एस्पेक्ट जहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, नाइट फंक्शंस होते हैं, कल्चर को, हमारे कुजीन को, हर एक चीज़ को शोकेस किया जाता है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, लोग अपने जो भी उनकी चीज़ें हैं वो सारी की सारी वहाँ पर दिखाते हैं। तो कुल्लू का जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर उभर कर आता है। तो ये आपकी दशहरे की स्टोरी रहती है। उसके अलावा अगर आप और चाहते हैं तो कुल्लू दशहरे की जो हिस्ट्री है वो कुल्लू की जो वेबसाइट है वहाँ पर पड़ी हुई है, इसको आप और अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गए हम लोग आगे। ICMR यूजेस ड्रोन टू डिलीवर मेडिसिन इन टफ टेरेन। देखो ऐसा है कि यहाँ पे हिमाचल में जब हम बात करते हैं तो काफ़ी कॉमन है। पिछले अगर हम 2-3 साल से देखें, कोविड के बाद वाला जितना भी टाइम रहा है, हमने ड्रोन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। बेसिक आइडिया क्या है कि जब कोविड आया तो हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो बेसिक मेडिसिन हैं वो भी इधर से उधर नहीं पहुँच पा रही थी। हिमालयन स्टेट है तो वैसे इतने सारे पहाड़ हैं, वैसे ही जो मूवमेंट है वो काफ़ी टफ है। हमने फ्लड्स का टाइम देखा, इन लाइक अलग अलग टाइम पे डिफरेंट हमें इश्यूज फेस करने को आए। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसको यहाँ पर यूज़ करके डिफरेंट एरियाज़ में जो हम कह सकते हैं इसकी
एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सकता है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, कहीं पर बेसिक दवाइयाँ, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक्स, बेसिक सी दवाइयाँ पहुँचाई जा सकती हैं। फिर उसके बाद आते हैं जो कि आपकी वैक्सीन्स हैं, मेडिकेशन है। फिर हमने देखा कि बेसिक फूड भी, अगर जैसे फ्लड्स कहीं पर हैं तो बेसिक फूड की जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर दी जा सकती। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अगर मैं वैसे बात करूँ तो मैंने आपको वैसे भी बताया हुआ है कि हिमाचल जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। हमने इंडिया का पहला जो आपका ड्रोन स्कूल है वो यहाँ पर बनाया। फिर हम लोग ड्रोन पॉलिसी लेकर आए हैं। ड्रोन पॉलिसी में हम लोग डिफरेंट एरियाज़ की बात कर रहे हैं कि कैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको याद होगा, स्वामित्व स्कीम थी एक, स्वामित्व स्कीम में क्या था कि जो रोड मैपिंग है वो वाया ड्रोन की जाती है। लोगों को कितने कितने दिन लगते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इजीली इसको किया जा सकता है, बहुत सारे फायदे हैं। तो जब आप इसके बारे में आंसर लिख रहे हैं या इसको पढ़ना है तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। फ़ायदा क्या रहेगा? कंजीनियल इंडस्ट्री रिलेशन, रिलायबल एंड अफोर्डेबल पावर। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन लेबर। देन हम लोग इसमें जो हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, पावर एंड यूटिलिटी, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, पब्लिक। ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे इसको यूज़ नहीं किया जा सकता? तो ये एक बहुत बड़ी ऐसे पावर है जिसको हम लोग हार्नेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बेसिक आइडिया कि देखो, ड्रोन्स जो हैं, ड्रोन्स को चलाने के लिए लोग चाहिए होंगे, ड्रोन्स को बनाया जाएगा। तो हम ना हब बनना चाहते हैं कि ड्रोन्स बनाए कहाँ पे जाएं। हमारे पास इंडस्ट्रियल यूनिट भी है। ड्रोन्स को चलाने के लिए स्किल जो मैन पावर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, वो कहाँ है? वो भी हमारे पास में है। तो हिमाचल वांट टू बी, वी कैन से द एंटरप्रेन्योर तो नहीं कहेंगे, हिमाचल वांट टू बी लाइक द फर्स्ट वन जहाँ पे एकदम बड़े स्केल पे हम लोग ये सारा का सारा कर रहे हैं। चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे एजुकेशन हो, माइनिंग हो, फॉरेस्ट हो, वाइल्ड लाइफ हो, हर एक एरिया में। ठीक है? अगर मैं फास्ट बोलूँ तो स्लो करके सुन लेना, अगर मैं स्लो बोलूँ तो फास्ट करके सुन लेना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टूरिज्म में आगे। बहुत सारी न्यूज़ है आगे टूरिज्म की, तो इसी के लिए मैं मैटर ऑफ फैक्ट ये आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ कि टूरिज्म में बहुत अलग अलग एरिया से सवाल पूछे जाते हैं, इम्पैक्ट्स के ऊपर, चैलेंजेस, पॉलिसी, प्रमोशन, वे फॉरवर्ड। यानी कि सबसे पहले टूरिज्म की वजह से हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारी सोसाइटी पे, हमारे कल्चर पे, हमारे एनवायरनमेंट पे, सारे के सारे एरियाज में। फिर आते हैं चैलेंजेस, क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, क्योंकि देयर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ 7% जो स्टेट का GDP है वो टूरिज्म से आता है ना। फिर पॉलिसी एंड प्रमोशन, कैसे इसको प्रमोट करना है, और फिर वे फॉरवर्ड। नो डाउट फ्लड्स आए, लोगों ने बोला टूरिज्म की वजह से हुआ, लेकिन टूरिज्म जो है अगेन बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करके देते हैं। उसके अलावा आसपास के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा भी होता है जब आगे पीछे की एक इंडस्ट्री, जिसको मैं कहती हूँ कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज, यानी कि जब एक जगह टूरिज्म जो है शुरू होता है, कोई छोटा कुछ वहाँ पर, जैसे हमने ट्रेल बनाए या जैसे इको टूरिज्म हम लोग बोलते हैं, कुछ भी अगर किया तो उसके आगे पीछे जो है इंडस्ट्री बनती है। वहाँ पर आने के लिए कैब सर्विसेज जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, तो आसपास के लोग जो हैं वो करते हैं। वहाँ पर चाय बनेगी तो दूध चाहिए, दूध, सब्जी, ये सारी की सारी आसपास के गांव से आती है। तो इस तरीके से एक इकोसिस्टम बनता है जिसका फ़ायदा सभी को वहाँ पर होता है। जो ये हिमाचल का टूरिज्म है, हमारी टूरिज्म पॉलिसी पे भी हमने देखा, इसको डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। जैसे सबसे पहला आ जाता है इको टूरिज्म, जहाँ पर भी आप जाते हैं, जहाँ पर ओवरनाइट कैंपिंग की जा सकती है, ट्रेल्स लगाई गई हैं, कहीं पर रस्सियाँ लगाई गई हैं चढ़ने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इको टूरिज्म। किसी फॉरेस्ट के आसपास या रिवर्स के आसपास आप बैठते हो, सो दैट इज इको टूरिज्म। जो नेचुरली हमारा एनवायरनमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए हमने उसी को इंजॉय करने के लिए उसके आसपास थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उसको टूरिज्म के लिए यूज़ किया। दूसरा आ गया एग्रो टूरिज्म, जैसे हमारे पास में चाय, टी गार्डन्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं, एप्पल के ऑर्चर्ड्स हैं या फिर आपके प्लम के ऑर्चर्ड्स हैं। देन हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी सारी चीज़ें उगाते हैं हम लोग, किन्नू हैं ढेर सारे, तो वो सारे के सारे जो हैं टूरिज्म के लिए यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। उनके आसपास जो है हट्स बनाई गई, तो उसको एग्रो टूरिज्म बोला। फिर आ गया स्नो टूरिज्म। स्नो टूरिज्म हमें पता है, सब लोग घूमना चाहते हैं। कौन है आज, हम लोग, मैं ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ पे हर साल बर्फ़ पड़ती है, लेकिन आज भी अगर रात को 2 बजे बर्फ़ पड़ रही है तो हम लोग बाहर जाते हैं देखने के लिए। बर्फ़ ऐसी खूबसूरत चीज़ है, चाहे अगले दिन हम लोग परेशान हो जाएंगे क्योंकि खचपच हो जाएगा सब कुछ, लेकिन
जब वो बर्फ़ पड़ रही है तो देखने ज़रूर जाना है, वो खूबसूरत चीज़ है वो हमेशा के लिए। सो स्नो टूरिज़्म हो गया। फिर आता है लेक टूरिज़्म। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे ढेर सारी लेक्स हैं, चाहे मैन मेड लेक है, नेचुरल लेक है, ग्लेशियल लेक है, एवरी थिंग। इनको देखने के लिए इसको भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। जैसे आपका पोंग डैम है, फिर हम लोग बातें भागरा नंगल डैम की। यहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटरी स्पीशीज़ आती हैं जहाँ पर बर्ड वॉचिंग की जा सकती है। यहाँ पर अच्छा खासा पानी है तो वाटर राफ्टिंग की जाती है, बोटिंग की जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। एडवेंचर टूरिज़्म वो जो फेमस हो गया था भाई, जिसका नाम कि ये मैं आसमान की ऊंचाइयों पे, तो वो पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स हो गया, रिवर राफ्टिंग एंड एवरीथिंग, एडवेंचर टूरिज़्म। पिलग्रिमेज टूरिज़्म, यहाँ पर बहुत सारे शक्तिपीठ हैं। माता जो आपका माथा है सती माता का, वो चिंतपूर्णी में गिरा, उनके जो जीभ है वो ज्वालाजी में गिरी, नैन जो है वो नैना देवी में गिरे, तो वक्ष जो है उनके ब्रजेश्वरी माता मंदिर में गिरे। सो इस तरीके से हमारा जो है एक पिलग्रिमेज भी यहाँ पर टूरिज्म बनता है। बहुत सारे लोग, जैसे नवरात्रि आई तो बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर रहते हैं। फिर आगे आपकी मोनेस्ट्रीज हैं, ढेर सारी गुरुद्वारे, चर्च, सारे ही रिलीजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सिरमौर में पांवटा साहिब, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो है गुरुद्वारा है आपका, बहुत सारे लोग वहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं। मोनेस्ट्रीज़ तो हम लोग जानते हैं, ताबो से लेके आगे वहाँ किन्नौर पू तक जाना हो तो मोनेस्ट्रीज़, वो आपका बुद्धिस्ट सर्किट आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग कल्चरल एंड हेरिटेज टूरिज्म, हमारे पास टेम्पल्स हैं बहुत सारे। फिर आगे हेल्थ एंड वेलनेस, योगा करना है तो यहाँ पे अभी सिटीज़ में करना मुश्किल होता है, सांस नहीं आती है, तो प्रॉपर जो है कहाँ जाते हैं लोग, पहाड़ों की तरफ जाते हैं कि बारिश हो गई पहाड़ों की तरफ चलते हैं। कहाँ चलते हैं, कुछ भी हुआ वीकेंड है पहाड़ों की तरफ चलते हैं, है ना। फिल्म टूरिज्म, ऋतिक रोशन भी आया था करने के लिए, सो खूबसूरत जगह है तो पहाड़ों वाले सीन जो है यहाँ पर किए जाएँ तो वी कैन अर्न अ गुड रेवेन्यू एज वेल एज टूरिज्म जो है वो भी यहाँ पर आएगा। MICE आजकल बड़ा फेमस हुआ, मतलब कोविड के बाद में, कि अगर आपको घर से काम करना है तो पहाड़ों से क्यों ना करो, तो पहाड़ों में आ जाओ, यहाँ पर कहीं पे भी रूम लेके यहीं पे रहो, शाम को सुबह शाम वॉक करने जाओ और दिन में अपना वर्क फ्रॉम होम करो। तो MICE या कोई बड़ी मीटिंग करनी है तो इस तरीके से रिलेटेड न्यूज़ जो है ये इसी से रिलेटेड है जो मैंने आपको पीछे बताया। जैसे सबसे पहले प्रमोट फिल्म शूटिंग, ये हम टाइम टू टाइम इसको रिवाइव करने की कोशिश करते रहते हैं। पहले कोविड का बूम था तो हमने ऐसे करके देखा, डिप आया मतलब ये वो चल रहा था, ग्रोथ चल रही थी, उसमें डिप देखा गया, ये आया आपका कोविड का। फिर हम अभी जो है अगले साल इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे इस तरीके से, फ्लड्स रहे तो ऑब्वियस सी बात है फ्लड्स में कोई टूरिस्ट नहीं जाता है तो बंद हो जाती है थोड़े टाइम के लिए इकोनॉमी। बेसिक जो आइडिया है वो और चीज़ों पे हो जाता है, जो बेसिक सा मतलब डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वहाँ पे ध्यान जाता है रादर देन कि टूरिज्म को रिवाइव करना है, तो ये आपका रहता है। तो अभी हम लोग फिर से कर रहे हैं, जैसे जिसके लिए ये न्यूज़ आई है कि फिल्म शूटिंग को प्रमोट करेंगे। फिर आगे अगला इको टूरिज्म, नदौन मशोबरा इन पंचायत को यहाँ पर इको टूरिज्म के लिए डेवलप किया जाएगा। इको टूरिज्म बताया ना मैंने कि छोटे हट्स बना दिए, ट्रेल्स बना दिए, एक दो रस्सियाँ टांग दी इधर उधर चढ़ने के लिए, तो टूरिस्ट जो है वो खुश हो जाते हैं। या नेचुरल कुछ भी, बटरफ्लाई गार्डन है, कुछ भी अपना सुंदर सा जो है देखने के लिए लोग वहाँ पर आते हैं। ठीक है, नाइट कैंपिंग, वॉकिंग एंड नेचर ट्रेल, चिल्ड्रन पार्क, सोलर पावर लाइटिंग फैसिलिटीज़, ये सारी की सारी चीज़ें। HRTC ने भी यहाँ पर अपना हिस्सा यहाँ पर दिया है, जहाँ पर वो यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म में टैप करना चाहते हैं। यहाँ पर एक बस सर्विस जो है वो शुरू की गई, धर्मशाला, चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, और फिर से धर्मशाला। तो ये बेसिकली आपका रिलीजन वाला जो एरिया कवर हो रहा है उसके लिए। रिलीजन वाला क्या मतलब, ऐसे अपने शक्तिपीठ घूमने के लिए, वहाँ पर दर्शन करने के लिए। सेम वे में हिमाचल गवर्नमेंट ने 11 साइट्स को डेवलप करने की बात की है इको टूरिज्म के लिए। तो वो कौन कौन सी है, कुछ तो पालमपुर की है, बीर बिलिंग, न्यूगल पार्क। न्यूगल किसकी ट्रिब्यूटरी है, न्यूगल, ये तो पता होना चाहिए न्यूगल किसकी ट्रिब्यूटरी है। फिर आगे कसोल, खीरगंगा, सोझा, नारकंडा, शोगी, ये सारे के सारे आपके एरियाज हैं जिनको यहाँ पर कवर किया जाएगा इको टूरिज्म साइट्स के लिए। टूरिज्म हो गया खत्म। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि फाउंडेशन ऑफ एंटी फ्रीजिंग वाटर स्कीम लेड इन केलोंग।
अब क्या है, जितनी भी आपकी जैसे यूरोपियन कंट्रीज है ना, वहाँ पे भी इतनी बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है एग्जैक्टली क्योंकि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है तो जो आपके नलके में पानी आना होता है वो भी फ्रीज़ हो जाता है, तो बेसिक जो आपकी नीड है पानी की वो वहाँ पर फ्रीज़ हो गई है। तो इसी के लिए वहाँ पर एंटी फ्रीजिंग सिस्टम लगाए होते हैं। सेम वे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब यहाँ पर हिमाचल में भी लगाए जाएँ, क्योंकि जब हम यहाँ पे देखते हैं ये आपकी ट्रांस रेंज है और यहाँ पर आती है आपकी ग्रेटर हिमालयन रेंज, ये जो सारा का सारा ये पीर पंजाल आ गई और ये आपकी धौलाधार आ गई। तो ये वाला जो सारा एरिया है जो पर्पल वाला है, यहाँ पर टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा डाउन जाते हैं कि हर चीज़ जो है फ्रीज़ हो जाती है। तो इसी के लिए हम लोग ये एंटी फ्रीजिंग सिस्टम जो है यहाँ पर धीरे धीरे इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, इंसेंटिव फॉर फैमिली विद सिंगल चाइल्ड रेज टू ₹2 लाख। हिमाचल का जो सेक्स रेशो है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं कि कितनी लाइक पर 1000 मेल्स कितनी विमेन हैं यहाँ पर, फीमेल्स हैं, ये अलग अलग डेटा सेट्स के हिसाब से अलग अलग होता है। जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो कुछ और कहता है, जो हमारा सेंसस है 2011 का वो अलग कहता है, फिर ये एक रिपोर्ट है यहाँ पर सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये अलग है। तो इस तरीके से डिफरेंट है, लेकिन ये कभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ या बहुत कम भी नहीं होता, लाइक ठीक रहता है। एक ये आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का था जो कि आपका 900 से नीचे था, तो इट वाज वरीसम। लेकिन कौन सा सेट सही है ये हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन इस दिशा में काम करने की ज़रूरत हमेशा रहती है कि गर्ल चाइल्ड को लोगों में अवेयरनेस रहे कि कैसे इसको लाइक आगे की पॉजिटिव रखना, कि लाइक वो एक बोझ नहीं है, वो एक आपकी जिम्मेदारी है, उसके अलावा वो बड़ी होकर अपना खुद जो है यहाँ पर करेगी। तो इसी के लिए फैमिलीज़ को इंसेंटिव दिए जाते हैं। ये जो स्कीम है इसका नाम है इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना। इसमें पहले 35,000 दिए जाते थे, अभी इसमें 2 लाख रुपए जो है यहाँ पर दिए जाते हैं। सेक्स रेशो की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर भरमौर ब्लॉक में सबसे ज़्यादा है 1015 और ननखंडी ब्लॉक में 1087। तो हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पर सेक्स रेशो हमें देखने को मिलता है। फिर आगे हम लोग सुख आश्रय स्कीम, तो ये हमने बजट में भी पढ़ी थी। ये है सुख आश्रय, ऐसे लोग जिनके पास में कोई और जगह नहीं है, जैसे कि आपके अनाथ बच्चे हैं, डेस्टिट्यूट वुमेन, एल्डरली जो ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं, तो वो जो है उनको ऐसे कह सकते हैं कि जो राज्य है वो अपने गोद ले लेता है। जैसे ये बच्चे जो हैं ये राज्य के बच्चे कहलाते हैं, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, जब तक ये 18 के नहीं हो जाते। 18 तक इनका जितना खर्चा है वो भी स्टेट उठाता है। उसके अलावा इनको किसी भी एरिया में जाना है, स्किल डेवलप करना है, कोई हायर एजुकेशन पढ़ाई हो गई, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर स्टेट आपका पूरी करता है। नेक्स्ट आ जाती है सीएम लॉन्चेस अ बैंक स्कीम फॉर स्टूडेंट्स। ये सेम अगेन जो 10 से 18 साल के बच्चे आगे बढ़ेंगे, इसका नाम है सपनों का संचय। वो अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, कोई एंटरप्रेन्योरियल आइडिया उनके पास में है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर उनको ये लोन दिया जाता है। नाम याद रखना है सपनों का संचय, ठीक है जी। तो ये आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है 3 दिन का नेशनल सेमिनार हुआ IIAS, क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। तो जैसा हम लोग जानते हैं ये जो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे डफरिन, उनके लिए बनाया गया था स्टार्टिंग में, और इसको क्या बोलते थे, पहले बोलते थे इसको वाइस रीगल लॉज। ऐसे क्वेश्चन आ जाते कभी कभी मैचिंग में। तो वाइस रीगल लॉज इंडियन एडवांस स्टडीज़ को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ को बोला जाता था। तो अभी हमें खतरा भी हो गया था जब भी काफ़ी ज़्यादा आपकी लैंडस्लाइड्स वहाँ पर हुए, तो वो वाली हिल में भी हम लोग ने लैंडस्लाइड्स देखे। तो ये 3 दिन का यहाँ पर सेमिनार हुआ इंटर रिलेशनशिप ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पर 2 जर्नल्स जो हैं उनको भी रिलीज़ किया गया। एक का नाम है हिमांजलि और एक है चेतना। फिर हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़, ये है 26% हिमाचल में संभावना है लैंडस्लाइड होने की। ये मैं हर साल ही पढ़ाती हूँ, हर बार ही पढ़ाती हूँ, लेकिन स्टैट्स नए हैं, स्टैट्स आर इम्पॉर्टेंट। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या बात की गई, हर एक स्टेट, इनफैक्ट इंडिया की थी, तो इंडिया में देखा गया कि हर एक स्टेट में क्या चांसेस है, ससेप्टेबिलिटी यानी कि संभावना है लैंडस्लाइड आने की। सबसे पहले नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश और दूसरे नंबर पर है हिमाचल।
ऐसा क्यों है? बिकॉज हिमालयाज हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो आपस में ऐसे करके मिल रही हैं, हिमालयाज बड़े हो रहे हैं, इस तरीके से जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर ज़्यादा रहती है, टेक्टोनिक एक्टिविटी, एंड हेंस दी हम कह सकते हैं लैंडस्लाइड्स। और भी काफ़ी सारे रीज़न है, एक रीज़न की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि हिमाचल प्रदेश दूसरा रैंक क्या है इन रिपोर्ट, या हम एक मैपिंग की गई है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ससेप्टेबिलिटी यानी कि संभावना, हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड होने की कितनी संभावना है। पूरे भारत में अगर हम लोग देखते हैं तो नंबर 1 पर आया है अरुणाचल प्रदेश और दूसरे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश। रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सारे रीज़न हैं, उनमें से एक है कि ये हिमालयन रीजन्स हैं। अगेन ये जो आपकी ऐसे करके टेक्टोनिक प्लेट्स आई, अब ये हिमालय जो ऐसे करके बढ़ रहे हैं, तो ये जो है एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, टेक्टोनिक एक्टिविटी ज़्यादा है, वन ऑफ द रीजन्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमें लैंडस्लाइड्स वगैरह सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनफैक्ट जब जैसे आंसर लिखोगे अगर, तो कोट ज़रूर करना होता है अपने सोर्स को कि अकॉर्डिंग टू दी, ये आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग ऑफ इंडिया, उसके हिसाब से हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है। तो ये आपको एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पर लाकर देता है। ठीक है, हिमाचल में भी जब हमने बात की तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर संभावना है वो है चंबा में, फिर दूसरे नंबर पर है किन्नौर, तीसरे पर है कुल्लू, लाहौल स्पीति, एंड ऊपर से लेके नीचे को हम लोग आ रहे हैं हायर हिमालय से लोअर हिमालय की तरफ। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे ससेप्टेबिलिटी है वो है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट। लास्ट न्यूज़ है हमारी आज की, लाहौल में एक लेक है जो कि बढ़ती ही जा रही है, इसका नाम है गेफांग गाथ लेक। ठीक है, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो आप बताइएगा कि क्या कहते हैं इसको। इस वाले मैप पे देखते हैं, ये देखो ये है गेफांग गाथ लेक, और ये जो है इसके आसपास हर जगह ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर जो हैं वो यहाँ पर पिघल रहे हैं। मैं अक्सर कहती हूँ कि जो ये क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से हिमाचल में क्या होगा, हिमाचल में सबसे पहले सारे के सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलेंगे, हिमाचल में बाढ़ आएगी और उसके बाद में सूखा पड़ेगा। और जगह ज़रूर मतलब और जगह जो होगा पहले सूखा पड़ेगा, हमारे यहाँ पहले फ्लड्स आएंगे फिर सूखा पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ ग्लेशियर्स। 800 जो ये छोटा नंबर है, लेकिन जो आपकी स्टडीज़ हैं वो कुछ कहती है कि यहाँ पर 800 ग्लेशियर्स हैं, लेकिन काउंट कैसे कर सकते हैं आप ग्लेशियर्स को? ढेर सारे हैं जो अपर हिमालयाज हैं। हम लोग ये देखिए हिमाचल में 4 जगह कंसंट्रेशन हैं ग्लेशियर्स की। ये आगे आपका बड़ा बंगाल का एरिया, ये आपका कुल्लू वाला एरिया है, ये कुल्लू, किन्नौर और शिमला का ट्राई जंक्शन है, तो आपके यहाँ पर पिन वाला एरिया है, तो ये सारा का सारा रहता है। एंड देन ये आपका ऊपर जहाँ से चंद्रा और भागा निकलती हैं, ये बड़ा बंगाल, ये आपका बारालाचा वाला एरिया, ये सारा का सारा इनफैक्ट यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं। तो ये अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये यहाँ पर पिघल रहे हैं, तो ये जो लेक है इसका साइज यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसी के पास में है सिसु विलेज। तो जो साइंटिस्ट भी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये ज़्यादा एक्सपैंड होती गई तो ये सिसु तक पहुँच जाएगी, सिसु को ये डुबा देगी। इनफैक्ट इसका जितना भी आपका वो है, हम कह सकते हैं कि जितना भी इसका डिस्ट्रक्शन है वो काफ़ी आगे तक जाएगा। कितना आगे तक जाएगा कि मनाली ले हाईवे यहाँ तक ये यहाँ पर इसकी जो डैमेजेस हैं वो यहाँ पर पहुँच सकता है। तो इसके ऊपर अभी और स्टडी की जाएगी कि कैसे इसको रोका जा सकता है और कैसे यहाँ पर इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। बट यहाँ पर ये जो ग्लेशियल इसको ग्लेशियल आउटबर्स्ट कहेंगे, तो ग्लेशियल आउटबर्स्ट जो है वो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। इट्स गोना बी वेरी कॉमन इन कमिंग फ्यूचर, जब आपका ये क्लाइमेट चेंज जो है ये रिवर्स तो नहीं हो सकता, इसको हम स्लो कर सकते हैं, तो इट्स गोना बी वेरी कॉमन। तो ग्लेशियल आउटबर्स्ट ये यहाँ पर आपका रहेगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने ये पूरा देखा है तो उसके अलावा इस तरीके से मैगज़ीन आपको मंथ में मिल जाती है टेलीग्राम के ऊपर, तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। उसके अलावा आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।